नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं लाइव हूँ और आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप लाइव जुड़े और आज की क्लास को समझने का प्रयास करें। कल हमने जो बातें की थी उनको दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे। अभी एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा और तब आपको पता चलेगा कि जो बातें हमने पढ़ी थी वो समझ में आई या नहीं आई, वो अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कल जो आपने पढ़ा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि दीर्घ जवार के बाद दीर्घ जवार कब आता है, जवार के बाद जवार कब आता है, जवार के बाद भाटा कब आता है, और यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, और चंद्रमा की परिक्रमण गति घटा या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। कल की क्लास हमारी ये वाली थी। हाँ कविता, गुड इवनिंग। चलो सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम। हाँ अब हम शुरू करेंगे आज के टॉपिक को। कल हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जवार भाटा के प्रकार। जवार भाटा के प्रकार, टाइप ऑफ टाइड्स आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, पृथ्वी की स्थिति के आधार पर जवार के प्रकार। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो अपनी स्थिति बदलते हैं उन स्थितियों के अनुसार जवार कैसे आएगा। तो पहले तो आप इसी को समझें कि ये स्थिति बदलते कैसे कैसे हैं। आप इस बात को ही समझें। ये आपका है सूर्य, सन, ओके, और आपकी जो पृथ्वी है वो इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और मान लो ये हमारी पृथ्वी जो है वो यहां पहुंच गई, यहां, ये ई अर्थ है, और आप समझेंगे कि इस वाले भाग में दिन है और इस वाले भाग में रात है। अब आपको यह भी पता है कि पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाएगा और इस प्रकार से चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, तो आपके पास चार स्थितियां बन जाएंगी। पहली स्थिति बनेगी ये वाली, जब मून यहां होगा। तो जब मून यहां होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं बताओ? ये वाली जो स्थिति है इसका वैसे भूगोल में नाम होता है युति, युति। और यदि हम तिथि की बात करें तो होती है अमावस्या, अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या। तिथि की बात करें तो अमावस्या होती है और इस स्थिति को कहते हैं युति। और जब यही चंद्रमा आपका यहां पहुंच जाएगा तो ये चंद्रमा रात की ओर होगा। तीनों सीधी रेखा में तो ये होते ही नहीं है, जब होते हैं उस दिन तो ग्रहण लग ही जाता है। तीनों सीधी रेखा में हमेशा नहीं होते। और जब ये चंद्रमा यहां होता है तो इसका मतलब होता है पूर्णिमा, क्योंकि बेटा रात की तरफ चांद है तो पूरा चांद दिखेगा। और इसको हमारी भूगोल में कहते हैं वियुति, वियुति। क्या कहते हैं? वियुति। और जब यही चंद्रमा आपका यहां होगा, यहां पे, तो इसका ये इस समय स्थिति होगी सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी की स्थिति होगी। और जब चंद्रमा यहां होगा तो भी सप्तमी या अष्टमी होगी, सप्तमी या अष्टमी होगी। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक शुक्ल पक्ष की हो जाएगी और एक आपकी कृष्ण पक्ष की हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की स्थितियां होगी। एक स्थिति में तो ये देखो सीधी रेखा में हो गए, सीधी रेखा में हो गए तीनों, चांद तो एक ही तरफ होगा, या तो यहां होगा या वहां होगा, दो तरफ चांद कैसे होगा? इस स्थिति को कहते हैं सिजकी। और जब ये चंद्रमा इधर होता है तो युति नाम होता है, उधर होता है तो वियुति नाम होता है। और इस समय सप्तमी या अष्टमी होती है, इसको बोलते हैं समकोणिक स्थिति, क्योंकि इस समय चंद्रमा जो होता है
वो 90 डिग्री के कोण पे होता है, तो इसका नाम होता है समकोणिक स्थिति। क्या होता है? समकोणिक स्थिति नाम होता है। चलो अपनी बात को बताओ, समझ में आ गई क्या यहां तक की बात? अमावस्या कैसे बनी और पूर्णिमा कैसे बनी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अमावस्या और पूर्णिमा कैसे बनी बताओ। एक बात मैं आपको और बताने का इच्छुक हूं, या आपको समझ में आए तो की बात है। ये जो होता है इसमें टोटल 4 भाग हो गए, और ये वाला होता है प्रथम चतुरांश। प्रथम चतुरांश, इसको आप चतुरांश भी कहते हैं। चतुरांश एक गोले का चौथा हिस्सा, ये होता है आपका द्वितीय, इसको ऐसे चतुर्यांश भी कह देते हैं। चतुर्यांश ये आपका इस समय वाला होता है तृतीय चतुर्यांश, और ये आपका होता है चतुर्थक। ये 4 क्वार्टर हो गए। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, अब आपको एक बात का पता होना चाहिए। देखो, जब आप यहां से यहां जाएगा तो चांद समकोण पे होगा, तो पहले चतुरांश में लघु ज्वार आएगा, द्वितीय चतुरांश में सीधा हो रहा है दीर्घ ज्वार आएगा, तृतीय चतुरांश में वापिस लघु ज्वार आएगा, और चौथे चतुरांश में वापिस दीर्घ ज्वार आएगा। तो यहां आपको जो बातें समझ में आई वो क्या समझ में आई? एक तो आपको यह समझ में आई कि अमावस्या व पूर्णिमा, अमावस्या व पूर्णिमा को तो क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। क्यों? क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होते हैं, और सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार बड़ा आएगा। कल वाली बात हमने पढ़ी थी। हां, जब तीनों सीधी रेखा में हो जाएंगे तो ग्रहण होगा, लेकिन हर बार नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। हां, तो अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता है, बिल्कुल सही बात है, दीर्घ ज्वार आता है, और इस स्थिति का नाम होता है सिजकी। सिजकी होता है। इसमें अमावस्या वाले का नाम होता है युति, और पूर्णिमा वाले का नाम होता है वियुति। युति, वियुति। और जब कोई ये नहीं बताया जाए कि चांद इधर है उधर है, सिर्फ ये बताया जाए कि तीनों सीधी रेखा में, तो उसको हम कहेंगे सिजकी। क्या कहेंगे? सिजकी कहेंगे। दूसरी बात, सप्तमी व अष्टमी को ज्वार कैसा आएगा? सप्तमी और अष्टमी को ज्वार आएगा लघु ज्वार। क्या आएगा? लघु ज्वार। लघु ज्वार आएगा। अच्छा, एक बात और बतानी है, दीर्घ ज्वार कौन से चतुरांश में आएगा? दीर्घ ज्वार कौन से चतुरांश में आएगा? तो दीर्घ ज्वार एक तो आएगा द्वितीयक में, द्वितीयक व चतुर्थ चतुर्यांश में आएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में दीर्घ ज्वार आएगा। और लघु ज्वार कौन से में आएगा? लघु ज्वार आएगा प्रथम व तृतीय चतुर्यांश में। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में जो आपका है वो दीर्घ ज्वार आएगा। यहां से चांद चलेगा, अमावस्या को दीर्घ ज्वार है, यहां जाएगा तब क्या आएगा? क्या आएगा? लघु ज्वार। तो पहले में लघु ज्वार आ गया, फिर यहां से जो जो आएगा पास सीधा रेख होता जाएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, फिर वापिस समकोण होता जाएगा, लघु ज्वार आएगा, फिर वापिस सीधा हो जाएगा तो दीर्घ ज्वार आएगा। ये बातें आपको समझ में आई क्या? बताओ। अच्छा, ये कहता है कि सर पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बार चंद्रमा जो होता है वो बीच में तो होता ही है, तो फिर हर अमावस्या को ग्रहण लगना चाहिए। बेटा, हर अमावस्या को ग्रहण इसलिए नहीं लगता कि उस समय ये पृथ्वी या तो ऊपर होती है या नीचे होती है, फिर ये तीनों झुके होते हैं,
ये दोनों झुके होते हैं, तो ये सीधी रेखा में बनते नहीं है। प्रत्येक अमावस्या को सीधी रेखा नहीं होती, ये वाली बात होती है। हाँ, अब देखो आपको एक और बात बताता हूं, ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी। एक बात ध्यान रखें, पृथ्वी जैसे सूर्य की ओर झुकी हुई है, तो ये तो है पृथ्वी और ये वाला है आपका दिन और ये वाली रात। उत्तरी ध्रुव पे अभी क्या है, दिन है, दक्षिणी ध्रुव पे रात है। और अब चंद्रमा इसके चक्कर और लगा रहा है, तो ये चंद्रमा यहां होता है, यहां, तब आपके क्या हो जाती है, अमावस्या। लेकिन अब इन लोगों को तो सूर्य दिखेगा, तो इनका तो ग्रहण नहीं है, केवल इनको ही होगा। अब ये क्या होता है, जब ये पृथ्वी झुकी तो चांद नीचे होता है। ये तीनों सीधी रेखा में आते नहीं है। साल में केवल 7 बार अधिकतम ऐसा होता है कि तीनों सीधी रेखा में होते हैं। ये तीनों सीधी रेखा में नहीं होते। इस समय भी आपके अमावस्या हो जाती है, तो जब ये सीधी रेखा में होंगे तो ही ग्रहण लगेगा। और ये तीनों हर बार सीधी रेखा में इसलिए नहीं होते कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, चंद्रमा अपने अक्ष पे झुका हुआ है और ये ऊपर नीचे रह जाते हैं, ऊपर नीचे। जब सीधे होते हैं तभी ग्रहण लगता है, नहीं तो ग्रहण लगता ही नहीं है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ रहे थे ज्वार के प्रकार। जो मैंने अभी समझाया उस बात को दोबारा से बता देता हूं। पहला ज्वार होता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, कौन सा ज्वार, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स, दीर्घ ज्वार जो होता है उसको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और ये स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है, कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों सीधी रेखा में होते हैं। तीनों सीधी रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति को सिजकी कहते हैं। सिजकी कहते हैं। जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं तो उसका नाम होता है सिजकी। और इस समय ज्वार हाँ, एक बार थोड़ा सा टेक्निकल, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, शायद आवाज में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ खो जाते हो बीच बीच में। हाँ, हमारी बात क्या थी कि इस समय ज्वार सामान्य से 20% ऊंचा आता है। बिल्कुल, इस समय जो ज्वार आएगा वो 20% ऊंचा आएगा। ऐसा क्या होगा, महीने में 2 बार होगा। ऐसा महीने में 2 बार होता है। कब कब होता है, अमावस्या व पूर्णिमा को। ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। सिजकी में 2 स्थितियां होती हैं। अभी मैंने आपको पिछले में यही बात बताई थी। पहली आपकी स्थिति जो होती है वो होती है युति। युति क्या होती है, युति। युति में क्या होती है, यह स्थिति
अमावस्या को होती है। इस समय चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच में आता है, ये आपकी बात होती है। अब इसमें होता क्या है, ऐसे होता है, ये सन और ये आपकी अर्थ, पृथ्वी, ई मतलब अर्थ, और चंद्रमा तो इसके पास ही होता है, ये चंद्रमा। अब इस समय ये चंद्रमा जो है वो इधर से चमकेगा तो हमारे दिखेगा नहीं, और हमारी पृथ्वी पे नहीं दिखेगा। उस समय क्या होता है, अमावस्या। अब आप सोचो, इस पृथ्वी के इस ए स्थान के पानी को सूर्य भी अपनी ओर खींचेगा और चांद भी अपनी ओर खींचेगा, तो फिर जो ज्वार आएगा वो ज्यादा ऊंचा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इस वाले स्थान पे भी ऊंचा ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब ज्यादा पानी इधर खिंचाएगा तो वो अपने आप भी ऊंचा रह जाएगा, वो अपने आप भी ऊंचा रह जाएगा। और इस समय ज्वार 20% ऊंचा आता है सामान्य से। ये बात हमने यहां लिख रखी है कि इस स्थिति में ज्वार सामान्य से 20% ऊंचा आता है। और ये स्थिति कब की होती है, अमावस्या की। अभी तो शायद ठीक है, पहले एक बार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लगा था। हाँ, एक बात हम और करें तो हमारे को एक बात और भी पता होनी चाहिए कि ये तो होती है युति और ये आपकी होगी वियुति। वियुति क्या होगी, वियुति। इसको आप वैसे समझो तो इसको ओपोजिशन बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम ही ओपोजिशन होता है। बताओ आपको दिक्कत कहां आएगी, ओपोजिशन। मतलब चांद जो है वो सूर्य और पृथ्वी के अपोजिट होता है, इंग्लिश में नाम ही ओपोजिशन है, वियुति, विपरीत है। चाहे आप ऐसे याद कर लो, ये आपका सूर्य, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पे इधर होगी दिन और यहां रात, और यहां आपका मून, ये मून होगा। और इस समय ये भाग चमकेगा चांद का सूर्य की तरफ वाला, ये तो सीधी रेखा में हो गए तब तो ग्रहण लग गया, लेकिन हमेशा सीधी रेखा में नहीं होते। तो क्या होगा, देखो इस पानी को चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, और ये सूर्य अपनी ओर खींचेगा। तो आप देखो इधर तो दो बल काम करेंगे, इधर दो बल काम करेंगे, एक तो अपकेंद्रीय बल जो कल की क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं, और एक सूर्य की आकर्षण शक्ति यानी सूर्य वाला आकर्षण बल। और इधर कौन काम करेगा, चंद्रमा का गुरुत्व बल या चंद्रमा का आकर्षण बल काम करेगा। और इस स्थिति का नाम होता है वियुति। और ये कब होती है, ये होती है पूर्णिमा को। कब होती है, पूर्णिमा को, क्योंकि इधर आता है तो चांद पूर्णिमा होता है। और इस समय भी ज्वार जो वो 20% क्या आएगा, ऊंचा। ये दोनों ही काम कर रहे हैं। अब लेकिन कंपेयर करें युति और वियुति दोनों को, तो युति में ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि उस समय ये दोनों एक तरफ थे, एक तो दोनों एक तरफ लगे और एक आगे से खींचे एक पीछे से धक्का लगाए। बात तो वैसे सेम सी है, लेकिन फिर भी आपको दोनों में कंपेयर करें तो ये वाली स्थिति होती है। हाँ, पहले वियुति बता देता हूं क्या होता है। वियुति में सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। इस स्थिति को नहीं भाई, इस स्थिति को वियुति कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति पूर्णिमा को होती है। बिल्कुल सही बात है, ये केवल पूर्णिमा को होती है।
अच्छा, नोट, युति व वियुति का अध्ययन करें, अध्ययन करें तो तुलनात्मक रूप से युति में जवार ऊंचा होता है। इन दोनों को भी कंपेयर करें, युति और वियुति को, तो युति में ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि उस समय दोनों एक साथ होते हैं। और एक दूसरे नोट की बात और आपको समझनी है, कौन सी, जो मैंने अभी बताई थी, द्वितीयक व चतुर्थक चतुर्यांश में दीर्घ जवार आता है। कोई सोचने की बात नहीं है, ये तो आपको सोचने की बात नहीं है, मैंने पहले ही डायग्राम में आपको बता दिया था। देखो, एक तो द्वितीयक में आएगा और एक चतुर्थक में, क्योंकि द्वितीयक में सीधी रेखा में होंगे और चौथे में सीधी रेखा में होंगे, तभी आपके जवार जो है वो क्या आएगा, द्वितीयक और चतुर्थक में ही आपके दीर्घ जवार आएगा। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आप एक बार कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं। बताओ भाई, अभी क्लास ज्वाइन की है जी? बेटा गलत बात है ना, मैं बहुत देर से कमेंट कर रहा था कि क्लास जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, अभी किए तो बैक करके देख लेना। ये मैंने जो प्रथम और द्वितीयक और चतुर्थक चतुर्थांश वाली बात कही, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। इसमें ज्यादा समस्यात्मक विषय था नहीं वैसे कोई, फिर भी एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये होते क्या हैं, तो थोड़ा और ठीक रह जाएगा। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये आपकी है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब चंद्रमा जो है वो जैसे चक्कर लगाएगा तो उसके ये 4 क्वार्टर होंगे, मतलब वर्त के 4 पार्ट होंगे जिनके अंदर वो चक्कर लगाएगा। जब चंद्रमा यहां होता है तो आपका होता है अमावस्या, ये होती है अमावस्या, इसको बोलते हैं न्यू मून। अब यहां से एक कम होते ही नया चांद आ जाएगा, तो न्यू मून होता है। तो ये पहले वाला जो होता है इसका नाम होता है प्रथम चतुर्यांश। ओके जी, फिर चांद यहां पहुंचेगा, पहुंच गया। इस समय ये चांद आधा चमकेगा और ये तिथि होती है सप्तमी और अष्टमी। भाई दोनों में से जो भी मान लो, कोई ऐसा थोड़ी कि एकदम ही बात बनेगी, सप्तमी अष्टमी। और
फिर ये चांद यहां से जाता है इधर, इस समय चांद पूरा दिखेगा और इसको बोलते हैं फुल मून, और फुल मून यानी कि पूर्णिमा। और ये वाला जो क्वार्टर है इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश, मतलब एक गोले का चौथे हिस्से का द्वितीय पार्ट। ठीक है जी। फिर चांद आएगा यहां, ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब देखो, पहले में तो चांद समकोण पे जाएगा, तो कौन सा जवार आएगा? लघु। दूसरे में चांद कहां चला गया? सीधा, तो दूसरे में क्या आएगा? दीर्घ। तीसरे में फिर समकोण पे चला गया, तो कैसा आएगा? लघु। चौथे में फिर सीधा हो गया, तो क्या आएगा? दीर्घ जवार। यही तो मैंने बताया है कि आपके दूसरे और चौथे में तो दीर्घ जवार आएगा, और पहले और तीसरे में लघु जवार आएगा। लघु जवार आएगा। आ गया समझ में? बेटा आप लोग सब लाइव जुड़ के इस बात को पढ़ो ना, तो हमारी ऑफलाइन क्लास के जैसे फील आए। लेकिन क्या रहता है, बच्चे आते नहीं है लाइव, बाद में पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी है, बाद में कैसे पढ़ लोगे आप लोग? इसको लाइव जब रहते हो उसी समय पढ़ लेनी चाहिए, जब कोई दिक्कत रहे तो दोबारा बता देंगे। अब आपको समझ में तो आ ही गया, यार यहां लघु जवार आएगा, तो हम जवार के प्रकार पढ़ रहे हैं, और जवार के प्रकार में अब हम पढ़ेंगे लघु जवार। अच्छा, एक बात और पता है क्या? लघु जवार को निम्न जवार भी कह देते हैं। निम्न जवार, लघु जवार को निम्न जवार भी कह देते हैं। नीप टाइड बोलते हैं इसको। नीप टाइड्स, लघु जवार या निम्न जवार, नीप टाइड्स। इसमें क्या होता है? इसमें दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी, और चंद्रमा होता है यहां, ये वाली एक स्थिति होती है। एक स्थिति होती है वाली, ये सूर्य है, ये आपके पृथ्वी है, और चंद्रमा आपका यहां है। दोनों ही स्थितियों में यहां 90 डिग्री का कोण बनता है इनमें। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है, तो चांद तो पानी को खींचेगा अपनी ओर, और सूरज खींचेगा अपनी ओर, तो जवार क्या आएगा? सामान्य से 20% छोटा आएगा। एक बात और बताऊं आपको, इस वाली स्थिति का नाम होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की सप्तमी आप इसको कह सकते हो। वैसे सप्तमी और अष्टमी में से हम नहीं कर सकते, लेकिन ये शुक्ल पक्ष तो बता ही सकते हैं। शुक्ल का मतलब होता है चांदना, प्रकाश वाला। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाएगा, और इसमें पूर्णिमा के बाद चांद छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो अंधेरा होता जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है कृष्ण पक्ष। और ये आपकी कृष्ण पक्ष की क्या होगी? या तो सप्तमी या अष्टमी। सप्तमी अष्टमी का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, दोनों में सेम ही स्थिति होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता। सर जब मैंने कोर्स लिया, सारी क्लास हो चुकी है, कैसे हो गई भी? सारी दोबारा पढ़ाएंगे? आपने कैसे सोच लिया ऐसे? परीक्षा तक लगातार जारी रहेगा ये कोर्स। और आपने कब खरीदा है कोर्स? अभी 1-2 दिन में ही खरीदा है क्या? पिछले 15-10 दिन से तो आपका नाम मैं हर रोज देखता हूं। अच्छा, ये वाला लघु जवार होता है। ओके, लघु जवार में देखो आपको क्या होता है। लघु जवार, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों समकोणीय स्थिति पर होते हैं, समकोणीय स्थिति में होते हैं, तो
तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत काम करती है, जिससे ज्वार सामान्य से 20% नीचा आता है। जिससे ज्वार सामान्य से 20% नीचा आता है। बिल्कुल। अच्छा, यह स्थिति होती कब है? यह स्थिति सप्तमी व अष्टमी को होती है। ठीक है जी, सप्तमी और अष्टमी को होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों समकोणीय स्थिति में होते हैं तब। हाँ, अब वो याद है क्या? प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में ज्वार लघु आता है। ये चतुर्थांश वाला सवाल कई बार आया एग्जाम में पुराने समय से। फिर पढ़ा देंगे इंडियन ज्योग्राफी। और बताओ। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल आ जाए सामान्यतः, उत्तर लिख दूं या आपसे पूछूं? बताओ, दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? बताओ भी। सामान्यतः दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का अंतर होता है। दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। 7 दिन के अंतर का मतलब आप समझते हो क्या? मतलब किसी भी स्थान पे आज दीर्घ ज्वार आया तो 7 दिन बाद लघु ज्वार आएगा, 7 दिन वापिस क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? 27.5 दिन में। आप इसको 28 दिन मान लो। 28 मानोगे तो 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28। तो यहां दीर्घ ज्वार आता है तो 7 दिन बाद क्या आएगा? लघु ज्वार। फिर 7 दिन बाद क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। फिर 7 दिन बाद क्या आएगा? लघु ज्वार। फिर 7 दिन बाद क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। सवाल पूछ लिया जाए, दीर्घ ज्वार से दीर्घ ज्वार के बीच में कितने समय का अंतर होता है? कितने दिन का अंतर होता है? 14 का। लघु ज्वार से लघु ज्वार के बीच में कितने का होता है? 14 का। लघु ज्वार से दीर्घ ज्वार के बीच में 7 दिन का। ये आपसे क्वेश्चन होते हैं। शाबाश भाई, एक बच्चे ने लिखा है 7 दिन। अब नाम तो दिख नहीं रहा थोड़ा सा। हाँ, कविता। ओके बेटा, अगली बात पे चलें। ये मेनली आपके 2 ज्वार थे। अब हम जो बात करेंगे वो तीसरे ज्वार की बात करेंगे और उसका नाम होता है उपभू। उपभू। उपभू को इंग्लिश में क्या कहते हैं भी? पेरेजियन। पेरेजियन बोल देते हैं इसको। पेरेजियन। हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं। उपभू तथा अपभू। अपभू। अपभू को हम बोलते हैं एपोजियन। एपोजियन। एपो अप, पेरेजियन, उपभू। अब आपको इस बात का तो पहले से भी पता है, पृथ्वी की गतियों में आपने पढ़ा होगा। ये आपका सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी आपको याद रखनी है, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है। एक बार पृथ्वी क्या जाती है? दूर। और एक बार क्या आती है? नजदीक। ये सही बात है क्या रे?
हाँ, एक बार नजदीक आती है। इसका नाम होता है उपसौर, इसका नाम होता है अपसौर। सेम इसी स्थिति में ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है और चंद्रमा एक बार दूर जाता है और एक बार नजदीक आता है। इस वाली स्थिति का नाम होता है उपभू और इसका नाम होता है अपभू। अब हमारे एक कैलेंडर जो होता है वो सूर्य के अनुसार होता है, तो इसमें तो हमारे पास फिक्स डेट है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी। वैसे 4-5 थोड़ा बहुत बदलाव तो आता है इनमें, व्यवहारिक रूप से व्यवहार आता है, बाकी ज्योग्राफी की रूप से डेट फिक्स है। ये आपका 3 जनवरी को होगी, ये फिक्स डेट। व्यावहारिक रूप से थोड़ा सा परिवर्तन होता है इनमें कभी कभी, लेकिन आपको व्यवहारिक रूप से मतलब नहीं है, आपको परीक्षा की दृष्टि से एकदम फिक्स है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर और इस समय होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, इस समय आपके दूरी होती है 4.06 लाख किलोमीटर और 3.64 लाख किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि एक बार चांद पृथ्वी के नजदीक आता है, इससे सूर्य पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है। इसको नाम दिया उप नजदीक सौर, अप सौर, पृथ्वी से सूर्य दूर है। इसी प्रकार इसका नाम है अपभू, मतलब चंद्रमा से भू दूर है, उपभू अब की बार नजदीक है। और इससे क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो ज्वार जो होता है वो सामान्य से 20% ऊंचा आता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर, अरे ज्वार भाटा पृथ्वी पे आएगा तो ज्वार कितना आएगा, 15 से 20% नीचा आएगा। इस समय ज्वार नीचा आएगा और इस समय ज्वार ऊंचा आएगा। ये डेट फिक्स नहीं है, ये डेट फिक्स नहीं है। इसी प्रकार आपके पृथ्वी के जब सूर्य नजदीक होगा तो आपको पता है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जो हैं उनका क्रम असामान्य रूप से कम होगा। मतलब सामान्य दिनों में दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार इतना आता है, तो बाकी दिनों में इन दोनों के बीच का क्रम कम हो जाएगा। मतलब दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच की दूरी कम, ऊंचाई कम हो जाएगी। और इसी प्रकार आपके इसमें होता है, इसमें ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसके आधार पे नाम दिए गए उपभू ज्वार और अपभू ज्वार। उपभू के समय ज्वार सामान्य से 15 से 20% ऊंचा आएगा और अपभू के समय नीचा आएगा। इनमें क्या होगा, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो इन उच्च और दीर्घ ज्वारों के बीच का जो अंतर है वो क्रम जो है वो कम हो जाएगा और यहां ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों बात अभी लिखवा दूंगा। बेटा है ही 3 जनवरी को ऐसा स्थान। इसमें अब ये जो प्रॉब्लम है ये ऐप की प्रॉब्लम होती है, क्यों रुकती है ये मुझे नहीं समझ में आता। मेरी तरफ से कोई समस्या होती नहीं है। तो सर फिर ऐसी जगह भी होगी जहां 3 जनवरी को गर्मी होगी। 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सीधे चमकता है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां 3 जनवरी को गर्मी होती है। एक बार मैं मेरे मोबाइल में चेक कर लेता हूं क्या समस्या आ रही है।
मेरे पास तो ऐप में सही चल रहा है भाई। इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके, ये दोनों बातें आपको बता दूं, ये सेव कर देते हैं चित्तर, तो आपको काम आ जाएगा ये। हाँ, अब हम बात कर रहे थे उपभू अपभू ज्वार की। तो आपको पता होना चाहिए महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक, नजदीक की वजह निकट लिखते हैं, पृथ्वी के निकट होता है। महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, जिसे उपभू कहते हैं। उपभू, बात एक ही है कि चंद्रमा के पृथ्वी नजदीक है, उपभू कहते हैं। इस समय ज्वार सामान्य से 15 से 20% ऊंचा आता है। जब चंद्रमा नजदीक होगा तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी, तो ज्वार 15 से 20% ऊंचा आएगा। एक बात, दो सप्ताह बाद का मतलब 14 दिन, इसके 14 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, जिसे अपभू कहते हैं, जिसे अपभू कहते हैं। अपभू की स्थिति के समय ज्वार 15 से 20% नीचा आता है। ये आपके अपभू और उपभू ज्वार था। ये तो आपके अपभू और उपभू ज्वार था। अब हम बात करेंगे 4 नंबर ज्वार का प्रकार, अपसोर, उपसोर लिखेंगे पहले, उपसोर व अपसोर ज्वार। अब की बार पृथ्वी से सूर्य दूर होगा, यह भी याद रखना। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है। अतः इसके आसपास कोई एक दिन में तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा नहीं, 3 जनवरी से 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन बाद तक इसके आसपास उच्च, नहीं ये थोड़ा सा हाईलाइट लिखेंगे, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार। भाई उस समय भी तो, जब चंद्रमा, जिस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक, उस समय भी तो चंद्रमा दूर नजदीक तो होगा ही, तो उस समय भी दीर्घ ज्वार लघु ज्वार तो आएंगे। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के क्रम
के क्रम असामान्य रूप से, ये आप चाहें तो सेम वर्डिंग याद रख लेना, ये ऑप्शन यही मिलेगा आपको, असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं, न्यून होते हैं। ये आपको एकदम ये वर्ड मिलेंगे इसमें। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कि उपसौर के समय उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के क्रम असामान्य रूप से अधिक न्यून मिलेंगे। मतलब इस समय उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का अंतर कम हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अतः 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम क्या होंगे? औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। यह भी आपको सेम लैंग्वेज मिलेगी, क्योंकि इस समय सूर्य बहुत ज्यादा दूर हो गया, इसलिए ज्वार जो होते हैं वो औसत से कम आते हैं। ये आपकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये सेम टू सेम आपको लाइन याद कर लेनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जब एग्जाम में आएगा तब। इतनी बातें बता दो, समझ में आ गई क्या? पिछले 10 दिन से कोई इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा था पढ़ाने में, आज जाके वापिस बैठा है, क्योंकि आज कमेंट लगातार चल रहे हैं। जब भी आपको लगे सर छुट्टी कर दो, कोई त्योहार होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आप कमेंट किया करो, उस समय छुट्टी कर देंगे, 2-5 दिन छुट्टी कर देंगे। दिवाली की छुट्टी बताओ कब करनी है? हाँ, अब अगली बात पे चले। ये सब जो हम पढ़ रहे थे वो किसके आधार पे पढ़ रहे थे? तो पहले नंबर पे आप देख लो, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। भाई इनके बीच की दूरी में क्या अंतर आ रहा है, उसके आधार पे। और अब हम पढ़ेंगे आवर्ती के आधार पर। किसके आधार पे पढ़ेंगे? आवर्ती। आवर्ती का मतलब है ज्वार आता कितनी बार है, दिन में 1 बार आता है, 2 बार आता है, 2 बार से ज्यादा बार आता है, इस बात को हम पढ़ेंगे। आवर्ती के आधार पर ज्वार के प्रकार, आवर्ती के आधार पर ज्वार के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला होता है दैनिक ज्वार। बहुत आसान बात है, दिन में 1 बार आने वाला ज्वार दैनिक ज्वार कहलाता है। किसी भी स्थान पे एक दीर्घ ज्वार आता है 24 घंटे में, उस दीर्घ ज्वार को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। बस ये वाली बात है। किसी भी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट बाद आने वाले ज्वार को दैनिक ज्वार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक दिन में जो 1 बार आए उसका नाम है दैनिक ज्वार।
दैनिक ज्वार में प्रतिदिन मतलब कल जो था वही आज, प्रतिदिन उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान रहती है। मतलब उच्च और निम्न ज्वार, उतना ही ऊंचा ज्वार आता है हर रोज, उतना ही नीचा आता है। तो उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई जो रहती है वो बराबर रहती है। नंबर 2, अर्ध दैनिक ज्वार, ये सबसे सामान्य स्थिति है, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी स्थान पे 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 बाटा आते हैं। तो हर 12 घंटे बाद जो ज्वार आएगा वो क्या होगा? वो अर्ध दैनिक ज्वार होगा। यह सबसे सामान्य प्रक्रिया है, सबसे सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी पे कोई भी स्थान है वहां, प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 ज्वार तथा 2 भाटा आते हैं। 2 ज्वार तथा 2 भाटा आते हैं। एक अर्ध दैनिक ज्वार के बाद दूसरा अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। याद रखना इस बात को, कोई भी स्थान है, आज दीर्घ ज्वार आया, अगला दीर्घ ज्वार आएगा 24 घंटे 52 मिनट, तो दीर्घ ज्वार लग जाए या लघु ज्वार लग जाए तो वो होता है दैनिक ज्वार। और केवल ज्वार शब्द लगे, ज्वार, वो होता है अर्ध दैनिक ज्वार। क्योंकि अभी जिस स्थान पे ज्वार आया वहां 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आ जाएगा। अभी दीर्घ ज्वार आए तो फिर लघु ज्वार आ जाएगा, अभी लघु ज्वार आए तो फिर दीर्घ ज्वार आ जाएगा। तो केवल ज्वार शब्द जो होता है उसके लिए अर्ध दैनिक ज्वार शब्द उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। याद रखना, अर्ध दैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार दोनों में ऊंचाई जो होती है वो लगभग समान रहती है। ऊंचाई जो होती है लगभग समान रहती है। जब ऊंचाई समान नहीं रहेगी तब तो तीसरा प्रकार ही हो जाएगा मिश्रित ज्वार। तब आपका बन जाएगा मिश्रित ज्वार। यह सवाल पूछा जाएगा, जब किसी स्थान पर आने वाले उच्च एवं निम्न ज्वार भिन्न भिन्न ऊंचाई के आए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मिश्रित ज्वार। ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें, ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उन्हें मिश्रित ज्वार कहते हैं। उन्हें मिश्रित ज्वार कहते हैं। उन्हें मिश्रित ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार आते कहां हैं? मिश्रित ज्वार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट मतलब प्रशांत महासागर की ओर, एवं
प्रशांत के द्वीपों पर आते हैं। याद रख लेना, ये भी काम की बात है। मिश्रित ज्वार कहां आते हैं? बस इस आधार पे तीन ही प्रकार थे। दिन में एक बार आए तो दैनिक ज्वार, दिन में 2 बार आने वाला ज्वार अर्धदैनिक ज्वार, और दोनों ज्वारों की ऊंचाई अलग अलग हो तो मिश्रित ज्वार। बस, और तो कोई बात ही नहीं है। बताओ और क्या बात रहेगी? एक ज्वार का प्रकार और रह गया। बेटा, क्यों आते हैं? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं ज्वार। और फायदा क्या है? तो आप ज्वारीय ऊर्जा बना लो, बिजली बना लो। तट पे जो गंदगी होती है उसको वापिस समुद्र में ले जाते हैं, और इससे पानी में हलचल होती रहती है। तो ये तो फायदे वाली स्थिति है, नुकसान तो कोई है ही नहीं ज्वार का। ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी। अब हम जो चलेंगे वो एक और ज्वार होता है, क्रांतिक ज्वार। हो सकता है आपसे यही पूछ लें, किस ज्वार को क्रांतिक ज्वार कहते हैं? इसमें ज्यादा समस्या है नहीं बात की। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पे झुकी होती है, अपने अक्ष पे झुकी होती है। इसलिए एक बार चंद्रमा जो होता है वो मून, वो कर्क रेखा के सामने होता है या मकर रेखा के सामने होता है, कई बार विषुवत रेखा के सामने होता है। तो जब जब चंद्रमा विषुवत रेखा के सामने होता है तो भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं, और जब कर्क या मकर रेखा के सामने होता है झुकाव होने के कारण तो उसको ऐन रेखीय ज्वार कहते हैं। ऐन रेखीय ज्वार, क्रांतिक ज्वार। भूमध्य रेखीय या नहीं, वह ऐन, हम इसको ऐन वर्त कहते हैं, ऐन रेखा नहीं कहते, ऐन वर्तीय ज्वार। बेटा, जब क्लाइमेटोलॉजी हमने बार बार पढ़ी तो मैंने बार बार बताया कि कर्क और मकर रेखा को ऐन वर्ती अक्षांश कहते हैं, ऐन वर्ती अक्षांश कहते हैं, बार बार बताए ना। तो ये वाली बात है। अब इसमें इतनी बात थी जितनी मैंने बता दी। जब सूर्य नहीं भाई, चंद्रमा कहां से याद आ गया पता नहीं। जब चंद्रमा भूमध्य रेखा के सामने होता है, भूमध्य रेखा के सामने होता है तो क्या होता है? ज्वार व बाटा की ऊंचाई बराबर रहती है, दोनों तरफ बराबर मात्रा में पानी खींचता है तो बराबर रहता है। तो ज्वार व बाटा की ऊंचाई समान रहती है। ठीक है जी, ज्वार और बाटा की ऊंचाई क्या रहती है? समान। इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं, इससे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। अभी आपको ये बात एक बार फिर बताऊंगा, ये वाली बात में आपको नहीं समझ में आएगी। पृथ्वी को सीधा कर लो फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब मान लो यहां चंद्रमा है तो दोनों गोलार्धों के पानी को बराबर खींचेगा और बराबर ज्वार आएगा, लेकिन ये चंद्रमा यहां नहीं है, आप इसको ऐसे समझ जाओ। और अब की बार ये चंद्रमा यहां है तो ये इस वाले भाग को ज्यादा खींचेगा, यहां। तो अब इससे क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ऊंचा ज्वार आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में नीचा आएगा। तो इनमें ज्वार जो होते हैं वो असमान आते हैं, और असमान आते हैं तब उसको ऐन रेखीय ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा कर्क या मकर रेखा के
सामने होता है, सामने होता है, तो कर्क एवं मकर रेखाओं, तो कर्क एवं मकर रेखाओं के आसपास, आसपास आने वाले जवार, कर्क एवं मकर रेखाओं के आसपास आने वाले जवार जवार एवं भाटा दोनों क्या होते हैं? असमान ऊंचाई वाले होते हैं बेटा, असमान ऊंचाई वाले होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, बस कुछ नहीं है। तो इस तरह की घटना को दैनिक असमानता कहते हैं। और अब आपके इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार कर्क एवं मकर रेखा पास आने वाले जवार एन वर्तीय जवार कहलाते हैं। एन वर्तीय जवार कहलाते हैं। ये आपकी बात थी, ये जवार के सारे प्रकार कंप्लीट हो गए। एक बार जितने बच्चे लाइव हैं वो अपने नाम जरूर लिखें, कौन कौन लाइव हैं, हमें बता रहे। अब हमारी एक आती है समजवार रेखा। क्या होती है बताओ भी, समजवार रेखा क्या होती है? समजवार रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोटाइडल लाइन। कोटाइडल लाइन मतलब सीधा सा पता चल ही गया, टाइड मतलब जवार, को मतलब समान, समान समय में जहां जवार आते हैं उसको क्या कहते हैं? समजवार रेखा कहते हैं। समान समय में आने वाले, समान समय में जवार आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समजवार, समजवार रेखा कहलाती है। समजवार रेखा कहलाती है। हाँ, और क्या बताएं, बताओ। और कोई और टर्म देखो आपकी क्या रह गई? तो हमारे एक इंपॉर्टेंट बात ये रह गई, बाटा क्या होता है ये नहीं बताया हमने। बाटा जिसको हम बोलते हैं एब,
क्या होता है अभी? उच्च जवार व निम्न जवार। आप पीछे चलोगे ना तो उच्च जवार अमावस्या को और फिर पूर्णिमा को, उसके बीच में सप्तमी अष्टमी आ रही थी उस समय। या आप किसी भी स्थान पे देखोगे, सॉरी भाई दोबारा से मैंने गलत बता दिया, एक बार दोबारा, उच्च जवार व निम्न जवार मतलब एक दीर्घ जवार और एक लघु जवार। किसी भी स्थान पे अब दीर्घ जवार आया, 12 महीने 12 घंटे बाद लघु जवार आएगा, तो उस उच्च जवार से 6 घंटे बाद भाटा आएगा। तो उच्च जवार व दीर्घ जवार, इसके लिए वर्ड भी गलत यूज कर दिए हमने, दिमाग कहीं और था। हाँ, और सारा खेल जो होता है वो माइंड का ही होता है। दीर्घ जवार व लघु जवार के मध्य जब समुंदर का जल स्तर नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। बिल्कुल उसे भाटा कहते हैं। एक बात और याद रखना, काम की बात है, बहाव या बाढ़ कुछ भी वर्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो गड़बड़ कर ही देगा, बहाव या बाढ़। हाँ, लघु जवार एवं दीर्घ जवार के समय, दीर्घ जवार के मध्य जब जल ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप कि जवार भाटा एकदम थोड़ी आता है कि जो बाग चंद्रमा के सामने आ गया वहां जवार एकदम छोड़ दिया भाटा, ऐसे थोड़ी आता है। 6 घंटे लगातार पानी धीरे 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 ऊपर उठता रहता है, फिर चंद्रमा सामने आ गया, अब पीछे रहने लग गया तो धीरे 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 6 घंटे नीचे उतरता है, फिर लगातार वापिस चंद्रमा सामने आता है, 6 घंटे ऊपर उठता है, फिर 6 घंटे नीचे उतरता है। तो जो 6 घंटे ऊपर उठता है उसको तो कहते हैं बहाव या बाढ़ आ गई भी पानी की, और जब नीचे उतरता है तो उसको कहते हैं भाटा। ये दो बात मैंने आपको बताई। थोड़ा सा टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है आज शायद, इस क्लास को दोबारा मैं अपलोड करवा दूंगा, तो आप जब ये लाइव समाप्त हो जाए तो आप दोबारा से इसको देख सकते हो। ओके, अब और भी बातें हम करेंगे, ऐसे इतनी सी बातों से कैसे काम चलेगा। अच्छा, मान लो आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले सर्वाधिक ऊंचा जवार कब आता है, सर्वाधिक ऊंचा जवार कब आएगा, मतलब सबसे ऊंचा जवार कब आएगा, जितनी भी स्थिति हो उसमें। तो आपको याद रखना है बेटा, एक तो स्थिति हो सिजकी की, क्योंकि सिजकी में जवार सामान्य से 15 से 20% ऊंचाएगा, और एक स्थिति हो उपभू की स्थिति में। आप बताओ, सिजकी में जवार सामान्य से 15 से भाई सिजकी में तो जवार बड़ा आता है, और ऊपर से उपभू भी हो गया तो जो जवार है वो सबसे ऊंचा आएगा, सबसे ऊंचा आएगा। सर्वाधिक नीचा जवार कब आता है, सर्वाधिक नीचा जवार, तो इसकी जगह तो
समकोणीय स्थिति और इसकी जगह हो अपभू की स्थिति। क्लियर है क्या? बताओ, उपभू की स्थिति। शायद आपको पता है विश्व में ज्वार, पानी ऊपर उठता है, समुद्र के तट पे टरबाइन लगा दी जाती है, उसके नीचे से जैसे पानी आगे जाता है टरबाइन चलती है, फिर वापिस नीचे निकलता है तब फिर चलती है, तो दोनों तरफ वो क्या बनाती है? बिजली। इसलिए ज्वार से, ज्वार भाटा से ज्वार ये ऊर्जा बनती है। हाँ, बनती है। सिज की, ठीक कह रहे हो भी। ओके, अब हम बात करेंगे विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय, सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सर्वप्रथम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया? कब लगाया गया? 1966 में फ्रांस में रेन्स नदी के मुहाने पर लगाया गया। रेन्स नदी के मुहाने पर, जैसे हम गंगा के डेल्टा पे लगा दें, ऐसे ऐसे लगाया गया। सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र यही था। अच्छा, भारत की क्या स्थिति है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावित क्षमता अभी बननी तो हमारे शुरू हुई ही नहीं है, तो हमारे पास तो क्षमता ही है। क्षमता कितनी है? 12.4 गीगावाट। गीगावाट ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है हमारे। 12.4 गीगावाट की संभावना है। अच्छा, भारत में लगाया गया क्या? प्रयास कई बार हुए, अभी लगा नहीं है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन का प्रथम प्रयास 1980 में गुजरात तट पर 900 मेगावाट, सीधा ही 900 मेगावाट की परियोजना शुरू करने के लिए किया गया। फिर हुआ क्या? परंतु उच्च लागत, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे भी, उच्च लागत तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया, नहीं लगाई भाई, नहीं लगाएंगे, विचार चेंज कर दिया। शाबाश भाई कविता शर्मा, आपका राइट आंसर है। अच्छा, एक बात और, भारत में सर्वाधिक संभावना कहां है? भारत में सर्वाधिक संभावना, क्योंकि पता है आपको सबसे ऊंचा जवाहर भारत में कहां आता है? भारत में सबसे ऊंचा जवाहर कहां आता है रे? भारत में सबसे ऊंचा जवाहर आता है गुजरात के
ओखा तट पर, और जब गुजरात के ओखा तट पे ज्वार ज्यादा आएगा तो ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भी कहां रहेगी? गुजरात व पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा पर। दो जगह हमारे सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। अच्छा, एक और ऊर्जा संयंत्र हमारे लगने ही वाला है। देश में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, दुर्गा दुआनी में, सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में स्थापित करने का प्रस्ताव है। दुर्गा दुआनी में स्थापित करने का प्रयास है। 3.6 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगेगा, जिस पर कितना खर्चा आएगा? 40 करोड़ रुपए। तभी तो महंगा है। 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कोई विशेष बात नहीं होती, ये तो डाटा है। आप इनको कभी भी कहीं से ही पढ़ लो, क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, एक बात मैंने कल बताई थी कि मान लो समुद्र के जल का निश्चित रूप समय में ऊपर उठना, ज्वार और बाटा निश्चित समय के अलावा उठ जाए तो वायु के कारण, वायुदाब के कारण, वायुदाब एक जगह ज्यादा हो जाए एक जगह कम हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो ये भी बता देता हूं। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं ये काम की तो हैं भी। एक शब्द होता है महोर्मी। ये हमारी एनसीईआरटी जो होती है ना, ये बड़े अजीब शब्द उपयोग कर देती है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट है, हिंदी में लिखी नहीं गई है। महोर्मी क्या होती है? महोर्मी वायु तथा वायुदाब के कारण जल की गति, वायु तथा वायुदाब के कारण जल की गति। हाँ, एक बात और याद रखना, महोर्मी ज्वार बाटा की तरह नियमित नहीं होती है। नियमित नहीं होती है, ज्वार बाटा की तरह नियमित नहीं होती है। हाँ, एक बच्ची अभी जो सवाल पूछ रही थी उसका आंसर भी देते हैं। ज्वार बाटा के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बस उसके बाद आज की क्लास को आराम दे देंगे, विराम दे देंगे, रेस्ट कर देंगे। आज का तुम्हारा ज़्यादा देर हुई नहीं, अभी तो कोई 1.25 घंटा हुआ है। ज्वार बाटा के लाभ। ज्वार बाटा के लाभ क्या है? नंबर 1, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लिया जाता है, कौन से देशों में की जाती है सबसे ज्यादा? 4 देश हैं, फ्रांस, जापान, यूएसए
और चीन तो किसी भी चीज में पीछे रहता ही नहीं है। ये 4 देश हैं जहां ज्वारीय ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न की जाती है। हाँ, एक नदियों के मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर स्थित बंदरगाहों को जलापूर्ति। बिल्कुल, हमारे कलकत्ता है, जवार नहीं आए तो बड़ी जहाज कलकत्ता तक आ ही नहीं सकती। सूरत है, लंदन है, सूरत तक भी आ जाती हैं जवार बाटा के समय। क्लास कब तक चलेगी सर? काम का टाइम हो गया। बिल्कुल अभी बंद करेंगे, दिवाली के बाद आपकी क्लास का टाइम चेंज कर देंगे। हाँ जी, चेंज कर देंगे थोड़ा सा। मैं जो आपको मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, उसका आप मुझे रिप्लाई किया करो कि समय कौन सा उचित रहेगा, उसके अनुसार कर देंगे। हाँ, एक और बताओ, जवार भाटा की लौटती तरंगे तटीय कचरे को बहा ले जाती हैं। सही बात है, समुद्र तट पे जो कचरा है उसको समुद्र के अंदर ले जाएंगी। और एक लाभ और हो सकता है, शंख व घोघे, घोघे घोघे जवार के साथ किनारे पर आ जाते हैं। ये भी बात सही है। आज के लिए बहुत रहेगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए